सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है और आप बिल्कुल रूप से 9वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग का परीक्षा 26 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आपका साइंस का एग्जाम है, जबकि दूसरी पाली में आपको मैथ का एग्जाम लिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि उसका रूटीन भी आप लोग को बता चुका हूँ। यदि आप रूटीन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप रूटीन की जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो वायरल क्वेश्चन बिल्कुल तरह से होके आया है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पे जानेंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और आपको एक एक प्रश्न को 2 बार वीडियो को देख करके बिल्कुल तरह से रट जाना है। और आप एग्जाम में जाते हैं, यदि साल भर यानी 9th में आप एक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी इस बार 9वीं बोर्ड परीक्षा होने वाले जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें आप 100% सारे के सारे प्रश्न बना पाएंगे। तो इसके लिए मैं वीडियो को यहाँ पे लेके आया हूँ। स्पेशल वीडियो है जो 9th में छात्र हैं और जो 9वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपका सेक्शन ए में अर्थात 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाना होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक आपका वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। तो आइए हम इसमें सारे वायरल क्वेश्चन, सारे आउट क्वेश्चन को देख लेते हैं और एग्जाम में जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग को याद रखिएगा 26 फरवरी से होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन आधारी राशि है। तो प्यारे छात्रों, आप लोग को याद रखना है, आधारी राशि कहने का मतलब हुआ अदिश राशि। तो आप लोग को बता दें, जिसमें वह लगा हुआ है ये सब हो जाएगा सदिश राशि। तो आपको कहा गया है अदिश राशि नहीं है, तो भाई यही हो जाएगा आंसर, अर्थात ये सदिश राशि है, अर्थात ये आधारी राशि आपका नहीं है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। हर एक प्रश्न आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा तो आपको सारे सवाल बन जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपका 2 नंबर सवाल। तो 2 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। तो भाई स्पीडोमीटर से जिसको मापा जाता है वो होता है आपका चाल। याद रखिएगा, स्पीड का मतलब होता है चाल, और चाल को ही स्पीडोमीटर से मापा जाता है। सो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 100% सही हो जाएगा। आप आराम से जाएंगे एग्जाम में और छक्का मार के आइए इस बार भी आप लोग 9वीं बोर्ड परीक्षा में। और तीसरा सवाल है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो गति का प्रथम नियम है जो बल की परिभाषा देता है। अगला सवाल आपका 4 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, अर्थात एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। तो यार आप लोग याद रखिएगा, बल अर्थात एफ अर्थात फोर्स का जो है एसआई मात्रक आपको बल होता है। याद रखिएगा, बल एक सदिश राशि है। पूछ लिया जाता है कि सदिश राशि है या फिर अदिश राशि। तो आप लोग को याद रखिएगा, जिसमें भी वो लगा होगा वो सब सदिश राशि होगा। जैसे ये भी आपका सदिश राशि हो जाएगा। अपवाद में कुछ होता है जो कि बॉल लगने के बाद भी वो सदिश नहीं होता है। तो चलिए, आपका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सवाल आ गया है फिर से। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये वायरल क्वेश्चन ही है, आप लोग याद ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जी का मान क्या होता है। तो ध्रुव पर जो होता है सबसे अधिक होता है। आपको बता दें, ध्रुव से भूमध्य रेखा तक ये बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहीं से डाउट में, कहीं से कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल तरह से नहीं रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 6 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो भाई अदिश राशि आपका चाल हो जाएगा। शेष ये तीनों के तीनों आपका हो जाएगा सदिश राशि। इस बात को आप याद रखेंगे तो आपको सवाल एक भी नहीं छूटेगा। चलिए, 7 नंबर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सॉरी 5 नंबर फिर से आ गया। चलिए, यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पर ये बिल्कुल गलत लगा हुआ है। कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। याद रखेंगे, कार्य ऊर्जा ये दोनों का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक आपका जूल ही होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, हम 7 नंबर हो गया क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहीं से डाउट में नहीं रहना है आप लोग को। 100% आप यहाँ से पढ़ के जाइए। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आपका 26 फरवरी से एग्जाम है। और आप लोग के मन में काफी डाउट होगा कि सर 26 फरवरी से इतना पहले क्वेश्चन क्यों से आउट होता है। तो आप देख कर जाइए, आपको सारे के सारे मिल जाएगा। सब्जेक्टिव भी आपको मैं दे दूंगा। फिर किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व कम होता है। तो भाई 4। राइट आंसर हो जाएगा सी। 3.98 होता है, अर्थात उसको 4 बोला जाता है। इस पर पानी घनत्व का मतलब होता है वजन, यानी कितना स्पेस। तो 4 जब हो जाएगा तो उसका घनत्व बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं।
एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम तरह से करेक्ट हो जाता है। आपको पीडीएफ कहाँ से लेना है, सब्जेक्टिव कहाँ से देखना है, मैं सारी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक ध्यान से देखते रहें। 1 वाट बराबर क्या होता है भाई, 1 जूल/सेकेंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिख जाए, क्वेश्चन को बिल्कुल तरह से रगड़ के बनाना है। ध्वनि है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साउंड इज अ डैश ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, अर्थात मीडियम जिसका इंग्लिश है, वो भी हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीका से उनको पढ़ाया जाएगा। समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि यहाँ पे लिखा हुआ है परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इनमें से सभी आपका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल तरह से करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा तो हमने पढ़ के आपको सुना दिया है कि समतल सतह से ध्वनि तरंग परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है अर्थात नहीं बदलता है। तो राइट आंसर डी होगा। न ही तरंग दैर्घ्य बदलता है, न ही वेग और न ही आवृत्ति बदलता है। आपका 15 नंबर सवाल है कि धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहता है। तो मेरे भाई आप याद रखोगे कि आपका कौन सा ऊर्जा होता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन देखते ही आप जाकर के बना सकते हो और उत्तर भी आप यहाँ से आकर मिला सकते हो। ऊर्जा का वेबसाइट मात्रक होता है आपका किलोवाट प्रति घंटा होता है, अर्थात कॉमर्शियल यूनिट जो होता है आपका किलोवाट प्रति घंटा होता है, अर्थात किलोवाट घंटा होता है। 17 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति आवर का वेग में मीटर पर सेकंड में कितना बराबर होगा। तो जब भी आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको गुना करना है 5/18 से। तो आपको 18 कट जाएगा तो 5 आपका जो बच गया ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सी आपका आंसर हो गया। बम्पर ट्रिक है आपका, ये धमाल सा ट्रिक है। किसी भी मान लीजिए 10 किलोमीटर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो भाई 5/18 से गुना कर दो और यहाँ से यहाँ आपको जैसे करता है काट करके गुना भाग करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो धमाल का ट्रिक है और ऐसा ही ट्रिक देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 10th में भी आपको इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपका 18 नंबर सवाल है, ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होते हैं। तो भाई याद रखिएगा, ठोस में जो होता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि ठोस को आप जैसे ही बीटोगे तो उससे आपका आवाज काफी निकलेगा, जबकि आपको द्रव में से आवाज बहुत कम निकलेगा। तो 18 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आपका 19 नंबर सवाल है, यहाँ पे श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है। भाई सुनने वाले ध्वनि जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 अर्थात 20,000 हर्ट्ज तक होता है। राइट आंसर बी। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। HZ जो देख रहे हैं ये आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, इसलिए इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपका 20 नंबर पूछा जा रहा है कि तरंग की आवृत्ति n, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और चाल भी में संबंध है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 21 नंबर सवाल है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक जी का मान क्या होता है। तो मेरे दोस्त आप याद रखेंगे कि आपका आंसर बी होगा, क्योंकि सब में आपको लिखा हुआ है, लेकिन 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर 100% है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कहीं से गलती नहीं मिलेगा आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलती देखने को मिलेगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। भाई ये गति का सूत्र है, 3 सूत्र है, जिसमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सूत्र होता है v² बराबर होता है u² + 2as होता है। भाई 2s को यहाँ पे छोड़ दिया, u² को इधर लाएंगे तो आपका v² - u² बराबर 2as हो जाता है। तो आपका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। आई थिंक आपका डी हो जाएगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि थोड़ा सा इसमें मुझे भी डाउट है, बट डाउट नहीं है भाई, 90% चांसेस है यही आपका सही है। थोड़ा सा मैं इस पर घबरा रहा हूँ और थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, इसलिए आपको सवाल सारे बताते चलते हैं। जो प्रॉब्लम लगे वीडियो में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आपसे 22 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही है। तो आपको सेम सवाल हमने बताए थे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रेलगाड़ी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे है 24 नंबर, ध्वनि तरंग होते हैं क्या होते हैं। भाई तो ये जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, जबकि आपको याद रखना है प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। चलिए
आपको पूछा गया ध्वनि कैसा तरंग होता है, तो मेरे भाई याद रखिएगा ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। चलिए 25 नंबर सवाल है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो आरोपित बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये बात है। चलिए आपका 26 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो मेरे भाई आपका ये जो है उष्मा जो है कोई पदार्थ नहीं है, और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर सवाल है, वाष्पन का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो इनमें से सभी पर निर्भर करता है। 27 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। किस पर करता है भाई, तो आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर सवाल है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन को घोर कर आप पी जाइए, आपका आंसर हो जाएगा किसी ठोस को गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो जरा हम लोग देख लेते हैं। गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। चलिए आपका यहाँ पे अगला सवाल है, 29 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ठोस CO2 हो जाएगा, अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है, तो वाष्प से द्रव बन जाता है, अर्थात जो वाष्प होते हैं वो द्रव बन जाते हैं। चलिए वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फ्यूजन कहलाते हैं, अर्थात वो विसरण कहलाते हैं। चलिए आपका 32 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ के प्रति आयतन का द्रव्यमान कहलाता है, घनत्व कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका 33 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, तो वो विधि है आपका ऊर्ध्वपातन, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 34 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, जो स्थान छेकता है उसको हम लोग आयतन कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए आपका 32 नंबर सवाल है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होते हैं, तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से बिल्कुल कम होते हैं। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि बर्फ को पानी में तैरते हुए जरूर आपने देखे होंगे, या फिर बरसात के मौसम आ रहा है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आपका 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है, तो किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है, तो थाली में जब हम लोग पानी को रख देंगे तो वो जल्दी से वाष्प बन के उड़ जाएंगे, तो आपका थाली हो जाएगा। 37 नंबर कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 10 का पावर -5 से लेकर 10 का पावर -7 तक होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे 10⁶ है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो भाई यौगिक वे होते हैं जो दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, दो तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं, तो वो है आपका जल का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बने हैं, तो इसलिए आपका यौगिक जल हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल यहाँ पे आपका हो चुका है, 37 भी हो चुका है और 38 भी हो चुका है, 39 नंबर चलेंगे। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है जी, परमाणु संख्या जो होते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, और प्रोटॉन जो होता है वो प्लस में होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। बट इस क्वेश्चन में काफी बच्चे डाउट में है, तो आप डाउट में मत रहिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म समभारिक है, तो बच्चे समभारिक का मतलब होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, परमाणु द्रव्यमान बराबर हो यानी इक्वल हो। परमाणु द्रव्यमान मतलब ऊपर वाला सबके सब परमाणु द्रव्यमान है तो ये बराबर है, ऊपर वाला इसका भी बराबर, इसका 14 बराबर है, तो इनमें से सभी आंसर जो है आपको मारने में कहीं से खौकी नहीं, आप आंसर मारिए डी जो बिल्कुल सही। 41 नंबर सवाल है, परमाणु का मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। इसका मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था, तो द यानी ये इसका खोज। फिर प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोप अर्थात प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज, और द गोप एंड चैड न्यूट्रॉन का खोज चैड ने किया था। यानी ट्रिक हमारा याद रखिएगा द गोप एंड चैड, यानी द का मतलब थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज, गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज, एन मतलब न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। चलिए मुद्दा के समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप बने रहिए, हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आपको बार बार हम बताएंगे तो समझ ही जाइएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर Al2O3 है, इसको कोरंडम भी बोला जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कोरंडम भी बोला जाता है। चलिए 43 नंबर सवाल है, सिल्वर का संकेत क्या होता है, तो सिल्वर मतलब चांद, यहाँ पे Ag हो जाएगा इसका संकेत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूल से भी ये दोनों मत मारिएगा।
चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे है 44, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक होते हैं? तो भाई ऑक्सीजन द्विबंधन होता है अर्थात O2 होता है अर्थात 2 बंधन बनाते हैं, कार्बन 4 बंधन बना सकते हैं, आर्गन कोई बंधन नहीं बना सकते हैं, नाइट्रोजन आपका 3 बंधन बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा आपका डी आंसर हो जाएगा इनमें से, सॉरी ए और बी दोनों, अर्थात ये है केजी में है और ये है आपका ग्राम में, तो इसलिए दोनों हो जाएगा आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलिए 46 नंबर सवाल है कि वायु में लेड प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? तो वो है शीशा युक्त पेट्रोलियम जो है इसका मुख्य कारण है, और राइट आंसर ऑप्शन डी। 47 नंबर है निम्नलिखित में गैस में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है, और आप लोग को बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है जिसकी वजह से आप में से काफ़ी बच्चे नहीं देख पाते हैं क्वेश्चन को, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो बट आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। 48 नंबर है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इसमें जो है उपस्थित क्या रहते हैं आपका 48 नंबर सवाल है। तो कैथोड किरणें में जो उपस्थित रहते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं कैथोड में। चलिए आपका अगला सवाल 49 नंबर है कि निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? तो याद रखिएगा आप लोग अक्रिय गैस इसी को शून्य समूह भी बोला जाता है, तो जेनॉन जो है ये अक्रिय गैस है, ऑप्शन बी। इसका याद करने का ट्रिक होता है कि हेनी अर्कर जेरन अर्थात हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये सब के सब अक्रिय गैस होते हैं। तो ये समूह 18 में रखे गए। 10th में हम लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। चलिए हो यहाँ पे आपका सवाल कहाँ था, हम लोग कहाँ चलाए हैं? तो चलिए यहाँ पे होगा, चलिए आपका सवाल यहाँ पे होगा कम 51 50 हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। चलिए नहीं यार रुक जाइए, तो यहाँ पे आपका 50 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो आपका तत्व यहाँ पे कोई नहीं है, तो आपका जो है तत्व नहीं है। ध्यान रखिएगा तत्व होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा यार? तो उसको क्या होना पड़ेगा? सिंगल रहना चाहिए। तो तत्व आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, ये तत्व नहीं है। ऑक्सीजन गैस रहता तो O2 हो जाता है। चलिए एकदम तरह से याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले ब्रोमीन होते हैं। ये एक अधातु पाए जाने वाले हैं, लेकिन उसी में आपको पूछ देगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर रहता है द्रव अवस्था में। तो धातु यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पारा या मरकरी। चलिए 52 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन मतलब है कि पुनः वो अपनी अवस्था में आ सकता है, जैसे कि जल का जमना, जल जम जाएगा फिर वो पानी बन सकता है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, डी आंसर। चलिए 51 है निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो कमरे के ताप पर आपका ब्रोमीन, ये तो ऊपर में हमने बता ही दिए थे अभी। और 52 नंबर सवाल ही बता दिए कि जल का जमना। 53 नंबर है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होते हैं? तो बार बार हमने बताते थे क्लास में आपको 9th में कि तंत्रिका कोशिका है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए अगला सवाल आपका 54 नंबर है कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो पारगम्य झिल्ली से बनी होती है, बी। 55 में रंगीन प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो रंगीन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन भाग होता है, ये आपका हरा भाग होता है। चलिए ये और ये क्या होता है? रंगहीन होता है, अर्थात इसमें रंग कुछ भी नहीं होता है, ये रंगहीन आपका होता है। चलिए आपका 56 नंबर सवाल यहाँ पे 53 हम देख ही लिए थे, 54 भी देख लिए हैं। PDF ही आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता देंगे। चलिए आपका 56 नंबर है कि जीन बने होते हैं किसके बने होते हैं भाई? तो जीन आपका जो है DNA के बने होते हैं। वीडियो लंबा बनेगा बट देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाना है जो हमने बता चुके हैं। अस्थि क्या है भाई? अस्थि जो है एक अस्थि उत्तक है, लेकिन अस्थि उत्तक एग्जाम्पल में नहीं है ऑप्शन में, तो आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन आप पे बी मारिएगा। चलिए आपका है 58 नंबर सवाल है आपसे पूछा गया पौधे की लंबाई किस उत्तक के कारण बढ़ते हैं? तो वो जो होता है आपका शीर्षस्थ उत्तक के कारण बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 59 नंबर रक्त कोशिकाएं बनती है किस में बनती है? तो रक्त कोशिकाएं जो होते हैं ये किस में बनती है? इनमें सभी में बन जाते हैं। वैसे देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 59 नंबर है इनमें सभी। तो इनमें सभी कहाँ है ऑप्शन? तो आप यहाँ पे मार दीजिए, ऑप्शन इनमें सभी हो जाएगा। सभी में बनता है, लाल रक्त कोशिका सभी में जगह बनता है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो यहाँ पे स्पाइरोगैरा हो जाएगा, ये बहुकोशिकीय जीव है जो शैवाल के साथ में रहते हैं। ये हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनके में भोजन बनता है। चलिए डिटेल्स में हम लोग नहीं जानेंगे उतना क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आउट वाले हैं, तो देखिए जाइए। 61 है कि निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी यानी ठंड ऋतु में भी रह सकता है? तो आपका होगा मेढक, मेढक, मछली, ये सारी चीज हो जाएगा।
निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है? तो एंजियोस्पर्म में ये सब पुष्पीय पौधा अर्थात इसमें फूल होते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है 63 नंबर, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो हरित क्रांति का मुख्य कारक था समुन्नत बीज का उपयोग करना, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। वैसे तो सभी हो जाएगा लेकिन मुख्य कारण जो था आपका था समुन्नत अच्छा किस्म के बीज को भारत में लाना, सबसे मुख्य था आपका डी। चलिए 64 है कि दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। जब आप दाल का खेती जब करोगे तो खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाता है। 65 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है तो मृदा के यानी पोषक यानी पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है? मुख्य रूप से तो मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी के द्वारा जल लेते हैं और जल के साथ काफी जो है भोजन उनको प्रदान होता है पौधे को। सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 15% वैसे होता है आपका, कम से कम यहाँ पे 14% निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 67 नंबर है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को हम लोग अंतर फसल उत्पादन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, फसलों के साथ उगने वाले या उपजने वाले अवांछित पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उसको हम लोग वीड बोलते हैं। नेपियर एक प्रकार का क्या है भाई? नेपियर जो है एक प्रकार का घास है जिसको हम लोग बाजरा के नाम से जानते हैं, ये हो गया आपका। चलिए आपका 70 नंबर सवाल है कि साहिवाल एक नस्ल है। चलिए 70 नंबर सवाल को हम लोग यहाँ से देख लेंगे। अरे साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए साहिवाल एक नस्ल है, किसकी नस्ल है भाई? हम बोल रहे हैं, सवाल आपको सुनना है ध्यान से। साहिवाल एक गाय की नस्ल है जो उजले कलर के होते हैं, जिसके सींग होते हैं बड़े बड़े, वही गाय। निम्न में से कौन संक्रामक रोग है भाई? इनमें से सभी के सभी जो है संक्रामक अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है? 2,4-D किसका उदाहरण है? तो ये आप देखते होंगे अक्सर किसान लोग को खरपतवार नाशी है, अर्थात खेत में जो आलतू फालतू जो पौधे निकल जाते हैं उसको मारने के लिए एक दवा है। बार बार कपकपी के साथ बुखार आता है तो उसका लक्षण किसका है? तो वो है आपका मलेरिया का लक्षण है, तो उस व्यक्ति को मलेरिया हो गया। अगला सवाल आपका 74 नंबर है कि सेल नाम किसने दिया था? तो सेल नाम जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था और सेल का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 75 नंबर सवाल है कि कोशिका का ऊर्जा गृह केंद्र किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और राइट आंसर ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह केंद्र अर्थात पावर हाउस बोलते हैं। याद रखिएगा कोशिका का मस्तिष्क हम लोग किसको बोलते हैं? तो केंद्रक को बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क, इस बात को याद रखिएगा। मस्तिष्क हम लोग किसको बोलते हैं? तो कोशिका के केंद्रक को हम लोग कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। चलिए 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है? 10⁻6 मीटर होते हैं। आपको याद रखना होगा कि एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी डेका हेक्टो किलो मेगा जीरा टेरा पीटा एक्जा। चलिए अगला है आपका 77, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? किसकी इकाई है? ये है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की इकाई को हम लोग तंत्रिका की उत्तक इकाई कहते हैं। आपका तंत्रिका या फिर न्यूरॉन है इसकी इकाई। 78 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है? तो वो आपका है थ्रोम्बोसाइट। वीडियो में थोड़ा सा भी बोर फीलिंग हो रहा है तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते थे शुरू से ही। बता दें इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नीचे में जाओगे तब जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल पाएगा जहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। 2 कोष्ठक का हृदय किसमें पाया जाता है? तो वो मछली में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका 79 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर लास्ट सवाल है आपका, यहाँ पे है कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो RH व्हाइटकर नामक वैज्ञानिक ने जीवों को 5 जगत में सबसे पहले बांटे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किए होंगे। अब आपको सब्जेक्टिव का इंतजार है, यदि आप सब्जेक्टिव भी चाहते हैं, मैथ भी चाहते हैं, हर एक विषय चाहते हैं, वायरल क्वेश्चन बिल्कुल आउट क्वेश्चन, तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी जाके आपको सारे वीडियो मिल पाएंगे। और हमारे वेबसाइट पर आप विजिट करके वहाँ सब सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं और कैसे आपको लेना है इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक